एंड्रोजन थी। साहब, जगन साहब, कैमरा वाइस। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एड्रीनल कार्टेक्स के बाद एड्रीनल मेडुला को डिस्कस करेंगे। एड्रीनल मेडुला जो है, यू नो वेरी वेल, इनर रीजन ऑफ एड्रीनल कार्टेक्स इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रीनल मेडुला। इनर रीजन, आउटर रीजन को कार्टेक्स कहते हैं और इनर रीजन को मेडुला कहते हैं। तो कल भी हमने पढ़ा था कि बोथ वर्क इंडिपेंडेंटली, दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इनके हाँ, जैसे एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, अलग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एड्रीनल मेडुला जो हार्मोन जो प्रोड्यूस करेगा वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन से करेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे, जैसे हमने पढ़ा था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन्स होती है। एक होती है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होती है और दूसरी होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने फाइनल आखिरी एक उसके अंदर लाइन थी, इट डायरेक्ट्स द रिलीज ऑफ एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन। इट डायरेक्ट्स द रिलीज ऑफ एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन। यानी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती है वो एड्रीनल मेडुला को स्टिमुलेट करेंगी, उसको कमांड देंगी, उसको डायरेक्शन देंगी, उसको ऑर्डर देगी कि अब आप अपने हार्मोन भी प्रोड्यूस करें। कौन से हार्मोन? एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन इज आल्सो कॉल्ड द एड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्राइन इज आल्सो कॉल्ड द नॉरएड्रेनालिन। केमिकल नेचर क्या है? केमिकल नेचर इनकी अमाइन होती है। इन हार्मोन्स को जनरली हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। व्हाई? बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेस, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड इन फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। तो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन, स्ट्रेस, उस सिचुएशन के अंदर खास तौर पे ये हार्मोन रिलीज होते हैं। इस वजह से इन्हें इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। सिंपल कभी कभार ऐसा सवाल भी आता है कि आइडेंटिफाई द इमरजेंसी हार्मोन, तो यकीनन एक एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन, एड्रीनलिन, नॉरएड्रेनालिन, तो इस तरह से है। तो एक बहुत ही सिंपल सी पॉइंट्स है एसटीबी के हवाले से। हार्मोन्स की केमिकल नेचर जो अमाइन है, हार्मोन्स एपिनेफ्राइन जैसे एड्रेनालिन भी कहेंगे, नॉरएपिनेफ्राइन जैसे नॉरएड्रेनालिन भी कहेंगे। तो ये कब हार्मोन रिलीज होते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो मैंने आपको जिससे पहले ही बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन जब हम पढ़ रहे थे तब वहां पे जो वेरी क्लियर था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्ट्स द रिलीज ऑफ एपिनेफ्राइन। तो इस तरह से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर ये हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे एड्रीनल कार्टेक्स के हार्मोन देखें, CRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस, देन वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी बदले में ACTH प्रोड्यूस करता है और ACTH देन एड्रीनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। वो तो पूरी हार्मोनल जैसे रेगुलेशन थी या कंट्रोल था। पर मेड्यूला सेक्शन डायरेक्टली नर्व्स आके इसको कमांड या ऑर्डर देंगी। कमांड या ऑर्डर देने के बाद देन ये एपिनेफ्राइन या नॉरएपिनेफ्राइन हार्मोन रिलीज करेगा। इट सीक्रेट्स एड्रेनालिन, और जिस तरह से एपिनेफ्राइन से नॉरएपिनेफ्राइन कहेंगे। स्ट्रेस तो एक कौन सी सिचुएशन बॉडी में पैदा होती है? और इमरजेंसी हार्मोन इस वजह से स्ट्रेस में रिलीज होने की वजह से इन हार्मोन्स को जनरली कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप नोट करेंगे। इमरजेंसी हार्मोन जैसे एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन है, इनको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में स्ट्रेस में रिलीज होते हैं, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में। जैसे आपको याद होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स स्टेट के अंदर डोमिनेंट जो नर्वस सिस्टम होता है, नॉर्मल एक्टिविटीज होती है, रिलैक्स स्टेट में एक्टिविटीज होती है, उसको रेगुलेट करता है। पर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें पढ़ा था कि बॉडी के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन जैसी स्ट्रेस जैसे बहुत ही ज्यादा जैसे एक कंडीशन इस तरह से चेंज हो जाएगी, हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसे आपको पता है कि एपिनेफ्राइन अगर
रिलीज होगा तो इंक्रीज द हार्ट बीट, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी। कैसे? जैसे ग्लाइकोजन जो लिवर के अंदर स्टोर होती है वो देन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा और मेटाबॉलिक रेट भी जाएगा। नारपीने का टू सस्टेन द ब्लड प्रेशर को सस्टेन करना, ये नॉरएपिनेफ्राइन का एक जैसे मेन या बेसिक आप जैसे फंक्शन कहेंगे वो है। बाकी तो दोनों हार्मोन की जैसे एक्टिविटी तकरीबन एक जैसी है। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द सस्टेनिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर को सस्टेन करना ये नॉरएपिनेफ्राइन का काम है। ठीक है, ये भी इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिंक करेंगे। प्रिंसिपली जैसे नॉरएपिनेफ्राइन का रोल या फंक्शन हुआ टू सस्टेन द ब्लड प्रेशर, अदरवाइज दोनों हार्मोन्स एक जैसे ही है। बॉक्स के अंदर एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पर उससे पहले जैसे हम रिकॉल करेंगे दोबारा से, हालांकि हमने पढ़ा हुआ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन जो है, तो इट डायलेट्स पीपल आई बाल जैसे बड़े हो जाते हैं, इंक्रीजेस द हार्ट बीट, रिलैक्सेस द एयरवेज यानी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, इनहिबिट्स द स्टमक एक्टिविटी, स्टिमुलेट्स ग्लूकोज रिलीज, कहां से? लिवर के अंदर ग्लाइकोजन होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, सीक्रेट्स एड्रेनलिन। देखें, सीक्रेट्स एड्रेनलिन यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन के अंडर जो है एड्रेनलिन, जिसे एपिनेफ्राइन कहते हैं, एपिनेफ्राइन या एड्रेनलिन जो हार्मोन जो है वो रिलीज होता है अंडर एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, उसमें जो है ये एड्रेनलिन और एपिनेफ्राइन हार्मोन रिलीज होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्ट्स द रिलीज ऑफ एपिनेफ्राइन और एड्रेनलिन हार्मोन, तो उसकी जो है उसके लिए भी जैसे ये डायरेक्शन देता है। फिर फर्दर यही सेम इवेंट्स जैसे होते हैं, जैसे डायलेशन ऑफ पीपल, इंक्रीज हार्ट बीट, रिलैक्स एयरवेज यानी ब्रीदिंग जरा फास्टर होगी, inhibits the activity of stomach, intestine and stimulate the release of glucose from glycogen, कहाँ पे? लिवर में, इनमें लिवर होगा, और इसी तरह से एड्रेनलिन हार्मोन भी, उसके लिए भी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्शन देता है, ऑर्डर देता है, उसको स्टिमुलेट करता है। उसके बाद जैसे बॉक्स की एक पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्ट में ये सवाल इस तरह से आते रहते हैं बॉक्स से रिलेटेड, किस तरह से कि एपिनेफ्राइन इज समटाइम गिवन इन इंजेक्शन फॉर्म इन इमरजेंसी स्टेट। इमरजेंसी से कौन सी होती है? जब कार्डियक अरेस्ट होती है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है, जैसे आप देखें ना, एपिनेफ्राइन हार्मोन जैसे ब्लड प्रेशर को रेज करता है या इंक्रीज करता है। एक ऐसी सिचुएशन हो जाए जब कोई हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन हो जाए, या हार्ट की मसल प्रॉपर काम जैसे जैसे बीटिंग नहीं कर रही है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं कर रही है, तो इवन जो डायरेक्ट जो है हार्ट के अंदर भी दी जाती है, ताकि वापस हार्ट मसल है थोड़ी सी एक्टिविटी करें, कॉन्ट्रैक्ट हो और हार्ट काम करना शुरू कर दे। तो इसमें जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट में एज ए कार्डियक अरेस्ट के सूरत में भी ये इंजेक्शन मेडिकली जैसे इसकी जो है एक सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ये होती है कि अगर किसी पर्सन को, अनलकी पर्सन को जैसे हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट काम ना करे, तो वापस दोबारा से जैसे कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, जैसे बिकॉज इसका रूल है ना कि इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट, तो हार्ट बीट को इंक्रीज करने के लिए वापस दोबारा इस तरह के इंजेक्शन फॉर्म दी जाती है। एक थोड़ी सी स्पेलिंग सही नहीं है, सही लफ्ज है एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक है सही लफ्ज है, बुक में सही इसकी स्पेलिंग नहीं है। उसमें भी इस एपिनेफ्राइन को जैसे इस्तेमाल किया जाता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक एक ऐसा शॉक होता है, कंडीशन इज कॉल्ड एनाफाइलेक्सिस। जैसे आपने हनी बी के बारे में सुना होगा, जब किसी पर्सन को, किन किन पर्सन में ये ऐसा होता है, जब किसी पर्सन को स्टिंग लगाती है हनी बी,
तो बहुत ही ज्यादा जिस्म पे जैसे स्वेलिंग भी होती है, दाने भी निकल के आते हैं, काफी सारे रेडिश स्पॉट्स भी बन जाते हैं। कुछ लोगों की इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। क्यों डेथ होती है? बिकॉज उस सिचुएशन में, एनाफाइलेक्सिस की सिचुएशन में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और ये टंग है उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से थ्रोट जो है क्लोज हो जाएगी, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी और पर्सन की डेथ हो सकती है। इस किस्म की शॉक को कहते हैं जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक। कंडीशन इज कॉल्ड एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस जो एलर्जिक रिएक्शंस में भी होता है, कभी ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है तब भी इसमें होता है, जिसमें लो ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, टंग जो उसमें स्वेलिंग होगी, तो ये सिचुएशन होगी, तब भी जैसे इपिनेफ्राइन की जैसे जरिए उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। या एजमा का जो अटैक होता है तब भी जैसे जाहिर है ब्रीदिंग एजमा के अंदर डिफिकल्ट होती है, तो उसको वापस ब्रीदिंग लाने के लिए, बिकॉज एपिनेफ्राइन काम क्या है, ब्रीदिंग को भी फास्टर करता है, तो भी जैसे ये एपिनेफ्राइन की जो से ट्रीटमेंट की सूरत में इंजेक्शन दी जाती है। बुक के अंदर थोड़ी सी स्पेलिंग को इसको आप करेक्ट करेंगे, एनाफाइलेक्टिक शॉक। शॉक का नेम होगा एनाफाइलेक्टिक शॉक। कंडीशन इज कॉल्ड एनाफाइलेक्सिस। कोई डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, पर जैसे हमें थोड़ा सा समझेंगे कि क्या इसमें मौजूद है। उसके बाद देन जो है हाइमस ग्लैंड है। हाइमस ग्लैंड जाहिर है जैसे आपने लोअर क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या फर्स्ट ईयर चैप्टर 14 के अंदर आपने पढ़ा होगा, इम्यून सिस्टम में एक जैसे टी सेल होते हैं, टी स्टेट्स फॉर हाइमस। मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, सर्टेन लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन होती है, वो थाइमस के अंदर होती है। थाइमस के अंदर मैच्योरेशन होने के बाद उनको कहते हैं टी सेल, कहते हैं टी स्टेट्स फॉर थाइमस। जो मैंने कहा कि जाहिर है कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, यानी फर्स्ट ईयर में जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर एक जैसे टर्म मौजूद है टी सेल, तो टी स्टेंड्स फॉर थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो होता है खास तौर पे छोटी एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये फंक्शनल होता है, वेल डेवलप्ड होता है, फिर जो है ये डीजनरेट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। चेस्ट रीजन के अंदर मौजूद होता है, ब्रेस्ट बोन के नीचे मौजूद है, और इसकी दो लोब्स होती हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर है। डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में इनका रोल होगा। जैसे आपको पता है ये सारे लिम्फोसाइट्स पहले बोन मैरो में बनते हैं, बाद में क्या होता है कि इनकी मैच्योरेशन की साइट डिफरेंशिएशन की साइट। डिफरेंशिएशन का मकसद होता है कि जैसे आपको पता है टी लिम्फोसाइट्स के एक जो टी सेल्स होते हैं उनके चार किस्म हैं, टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स। एक होते हैं हेल्पर टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, एक जैसे मेमोरी टी सेल्स होते हैं, मेमोरी टी सेल्स होते हैं, एक जैसे सप्रेसर टी सेल्स होते हैं, सप्रेसर टी सेल्स होते हैं, और एक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो इस अमल को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। ये है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स। इसी तरह से मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स, बिकॉज बोन मैरो के अंदर शुरू में तो वेरियस टाइप के जैसे इम्यून सेल बनते हैं, पर उनमें से कौन सा सेल बने, जैसे टी सेल बने। देन टी सेल की डिफरेंशिएशन होगी तो आगे कितने किस्म सेल बनेंगे, ये सब इसके अंदर थाइमोसिन हार्मोन इन्वॉल्व होता है, जो थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। थाइमोसिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड। जैसे देखें वर्ड से, आधे वर्ड से ऐसे होते हैं जिसके अंदर उसका जैसे आप मतलब भी आगे समझ जाएंगे कि कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन हार्मोन। केमिकल नेचर, पेप्टाइड इन नेचर है। केमिकल नेचर, पेप्टाइड इन नेचर होती है इसकी। तो जैसे इसकी लोकेशन भी आप पढ़ेंगे, लोकेशन क्या होती है, लोकेशन अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट होती है, बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम। स्टर्नम जो बोन है आपने पढ़ा है, स्टर्नम के हवाले से। स्टर्नम तो जैसे बायोलॉजिकल टर्म है, कॉमनली कॉल्ड है ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम। स्टर्नम जिसके साथ रिब्स अटैच होती है, थाइमस ग्लैंड की दो लोब्स हैं, टू लोब्स एंड ज्वाइन इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं इसमें, इसकी लोकेशन और शेप भी देखते हैं कि कहाँ पे जैसे ये थाइमस ग्लैंड होता है। जैसे ट्रेकिया और विंड पाइप है, और उसके साथ साथ ये बाइलोब स्ट्रक्चर इन फ्रंट आके जैसे
दोनों लोब्स आके ज्वाइन करते हैं, इससे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो बाई लोब स्ट्रक्चर है, यानी दो इसकी लोब्स होती हैं। सेक्शन करेंगे तो फिर उसके अंदर जैसे फर्दर जैसे हमारे बुक में इनकी इलस्ट्रेशन, बुक में जैसे टेक्स्ट नहीं है, जस्ट हम लोकेशन को ही नोट कर सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया दोनों लोब्स आके ज्वाइन करती हैं, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया, जैसे ट्रेकिया और विंड पाइप उसके इन फ्रंट आके ये दोनों लोब्स आके ज्वाइन करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज, इसे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड कहते हैं। ये थाइमस ग्लैंड होता है। ये लोकेशन हुई। और रोल या फंक्शन के हवाले से वेरी सिंपल, जैसे अभी हमने नोट किया कि इट सीक्रेट्स हार्मोन, जिस हार्मोन का नेम है थाइमोसिन हार्मोन, और इसका रोल क्या है, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स के अंदर इनकी मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन होती है, तो मतलब कि जैसे फर्दर टी सेल के जो टाइप्स होते हैं, जिसमें हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, ये बनने का अमल जो है इस थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। और हार्मोन जो इन्वॉल्व होगा उसका नेम होगा थाइमोसिन हार्मोन। टी सेल का रोल क्या होता है, ये तो जैसे इम्यून सिस्टम का काम है, तो हम इसको लिंक करेंगे कि ये कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप कराता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में उसका किरदार होता है। वो कौन सा हार्मोन है जो जैसे पैथोजन या माइक्रोब्स से लड़ने में मदद करवाता है, वो होता है जैसे थाइमोसिन हार्मोन होता है। टी सेल डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट वायरसेस एंड अदर इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जाहिर है इम्यून सिस्टम है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में, फाइट करने में, कॉम्बैट करने में इन टी सेल्स का किरदार होता है, जिनके फर्दर हमने जो टाइप्स पढ़े थे तो वो सब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमोसिन हार्मोन होता है। तो कोई इतना इससे बड़ा काम नहीं है, आप एक सिंगल वर्ड की सूरत में भी इसको याद कर सकते हैं। थाइमस ग्लैंड के बाद नेक्स्ट हम आते हैं पाइनियल ग्लैंड, जो ब्रेन के अंदर ही मौजूद है। पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन होता है, अमाइन इन नेचर होती है। मेलाटोनिन हार्मोन की अमाइन इन नेचर, अमाइन इन नेचर, अमाइन का मतलब होता है कि सिंगल और मॉडिफाइड अमाइनो एसिड होगा तो उसे हम कहते हैं अमाइन इन नेचर होती है। जिसे पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स एक बायोलॉजी के अंदर थोड़े कंफ्यूजिंग टर्म्स भी हैं, जैसे मेलेनोसाइट को इससे रिलेट करते हैं, मेलेनोसाइट को या मेलानिन के साथ इसको रिलेट करते हैं। मेलानिन और मेलाटोनिन में फर्क है, मेलानिन और मेलाटोनिन में फर्क है, डिफरेंस है। हम जल्दी में ये ऑप्शन अगर होता है ना वो हाँ बड़ा है स्टिक कर देते हैं, तो दोनों के अंदर जरा जैसे बिल्कुल डिफरेंस है। आपने देखा कि इंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड, ह्यूमन की इंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड से एमएसएच रिलीज होता है। एमएसएच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिलीज होता है, एमएसएच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और देन जो आपको पता है कि वो स्किन के अंदर जो मेलेनोसाइट होते हैं मेलानिन पिगमेंट को स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन के लिए। पर जैसे यू नो वेरी वेल पाइनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन, अगर इसको एक सिंगल वर्ड में आप नोट कहें कि ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं, बायोलॉजिकल रिदम्स हैं उनको मेंटेन कराने में इस हार्मोन का रोल होता है। बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल रिदम्स डेली एक्टिविटीज है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, स्पेशली ह्यूमन बीइंग के हवाले से स्लीप वेक साइकिल्स है, इनको रेगुलेट करने के लिए मेलाटोनिन हार्मोन है। यानी मेलानिन और मेलेनोसाइट का इससे कोई भी रोल या किरदार इसका है ऐसा नहीं है कि ये मेलानिन पिगमेंट को स्टिमुलेट करें, बट इनका रोल होता है कि जैसे स्लीप वेक साइकिल बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन कराने में, रिदम्स को बायोलॉजिकल रिदम बायो रिदम को मेंटेन कराने में इसका रोल होता है। तो ये एक छोटा सा टाइनी कोन शेप्ड बॉडी ब्रेन है। इट रेस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। कभी आपने यकीनन नोट किया होगा कि ह्यूमन बीइंग का जो सेटअप है, एक फॉर्मेट है, एक बिल्ट इन जो चीजें हैं, उस बिल्ट इन चीजों में ये होता है कि जैसे जैसे शाम या रात होने वाली होती है तो हमें नींद आती है। दिन के वक्त जैसे जैसे सन राइज होता है तो हमारी नींद जैसे वो खत्म होती है, जाग जाते हैं और अपने जो भी काम होते हैं उसमें हम काम पे चले जाते हैं। भाई आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आजकल तो हमने भले इसको मॉडिफाई कर दिया है इस चीज को कि सारी रात हम जागते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी थ्रू बुक
बुक फेसबुक, तो उसके जरिए जो स्टडी करते हैं, ठीक है ना, तो वो भले सारी रात जागते हैं, वो अलग चीज है। अदरवाइज जैसे एक नेचुरल सेटअप है इंसान का, जो जैसे आपकी बात है कि जो मोबाइल होता है ना, उसके अंदर एक चीजें होती है बिल्ट इन की मीनिंग है इसके अंदर जो बनी हुई है, उसके अंदर आप चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे तो आप फर्दर जानते हैं। बाकी जो चीजें होती है इडेप्ट जैसे की जाती है, इडेप्ट की मीनिंग है कि हाँ जूम ऐप डाउनलोड कर दिया, जूम ऐप पढ़िए, व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया है, वो ऐप पढ़िए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्ट इन होती हैं, वो कंपनी की तरफ से है। तो ये हमारी जो कंपनी की तरफ से जो हमें चीजें मिली है, उसमें ये है कि लाइक हमें जो नेचुरल जो टाइम है सोने का वो होता है, जैसे डार्कनेस शुरू होती है, और देन खास तौर पे अगर आप थर्ड डेजर्ट की, अब अभी भी कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ पे बिजली वगैरह नहीं है, तो आप में से कोई होंगे उनको तजर्बा होगा, जैसे शाम होती है जस्ट 1 या 2 घंटे के बाद सब सो जाएंगे, कोई जागता नहीं है। नेचुरल सेटअप, नेचुरल इकोसिस्टम। और जैसे सुबह होने सनराइज से पहले 1-2 घंटे पहले जाग जाते हैं काम वगैरह करके, और दिन वापस आ जाते दिन की लाइट के अंदर। तो नेचुरल सेटअप ये होता है, जैसे लाइट लगती है तो लाइट हमारे आईज के जरिए रेटिना और देन जाके ब्रेन को मैसेज देंगे, और मेलाटोनिन की सिक्रीशन कम हो जाएगी। जैसे लाइट लगेगी मेलाटोनिन की सिक्रीशन कम हो जाएगी, तो हम जाग जाते हैं। जैसे डार्कनेस होगी मेलाटोनिन की सिक्रीशन बढ़ेगी और हमें नींद आ जाएगी, मेलाटोनिन की सिक्रीशन रिलीज होगी और हमें नींद आ जाती है। तो यानी कंडीशंस ऑफ लाइट एंड डार्कनेस एज सेंस्ड थ्रू आईज। जैसे लाइट की जो सेंसेशन है आईज के थ्रू, रेटिना, और वहां से आगे मैसेज आएगा ब्रेन के अंदर, पाइनियल ग्लैंड, देन डे लाइट के अंदर मेलाटोनिन की सिक्रीशन कम होती है, और नाइट टाइम में मेलाटोनिन की सिक्रीशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें जैसे नींद या स्लीप जो आता है। लाइक आपको पता है दुनिया के अंदर जो टाइम जोन होता है वो भी जिससे डिफरेंस है। अगर आप कनाडा के अंदर या यूएसए के अंदर टाइम जोन देखेंगे, एटलीस्ट आई थिंक 12 आवर्स का फर्क होता है तकरीबन। अगर हम यहाँ से जाएं और उस कंट्री में चले जाएं जहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस हो, तो यानी हमारा जो रिदम है वो किस हवाले से मेंटेन है, जो हमारा जो साइकिल है वो इस टाइम जोन के हवाले से। अगर उस कंट्री में आप जाएंगे तो यकदम एक बड़ी चेंज आ जाएगी। अगर जिस तरह से यहाँ पे रात है तो वहां भी दिन है, वहां पे जैसे दिन होता है तो इधर रात है। हमारा तो टाइम सेटअप इस तरह से है। यकदम अगर उधर जाएंगी तो एक बॉडी के अंदर सिचुएशन, एक कंडीशन डेवलप होती है जिससे जेट लैग कहते हैं, हमारे बुक में नहीं है। वो डिस्टर्ब होता है, हमारा ये जो मेलाटोनिन की सीक्रेशन का जो फिनोमेना है, प्रोसेस है, डिस्टर्ब हो जाता है। बिकॉज लाइट लगने से मेलाटोनिन की सीक्रेशन कम होती है, डार्क में मेलाटोनिन की सीक्रेशन ज्यादा होती है। तो शुरू में 1 या 2 दिन जो ऐसा फील होता है कि जिस्म के अंदर शदीद किस्म का पेन होता है और सर में भी दर्द होता है। जो लोग कहते हैं कि यार बेचारा थक के आया है, 12 घंटे की जो ट्रेवल करके आया है, थका हुआ है, इस वजह से जो है पर्सन जो है उसमें ये जो ऐसी कंडीशन डेवलप हुई है। और खाने की भी तलब या एहसास भी इवन नहीं, इवन वोमिटिंग होगी, खाना उसकी ऐसी जो लाइक कंडीशन होगी, सामने आ गया जैसे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इवन वोमिटिंग जैसी सिचुएशन होती है। जस्ट 1 या 2 दिन के बाद फिर देन वहीं का जो सेटअप होगा लाइट का, तो उस हवाले से उसका जो बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज जो है ऐसी कंडीशन डेवलप होती है, ये इस मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से होती है। स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करते हैं, बायोलॉजिकल रिदम को रेगुलेट करते हैं। इसी तरह से मेलाटोनिन जैसे ना वेरी क्लियर इट सीक्रेट्स एट नाइट, जैसे डार्कनेस या नाइट की जो टाइम में मेलाटोनिन हार्मोन की रिलीज हुई, जैसे मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज हुआ पर्सन को नींद आ जाती है। द लेवल ऑफ मेलाटोनिन राइजेस फ्रॉम डे टू नाइट। जैसे आपने अभी सीखा है कि डे टाइम में मेलाटोनिन हार्मोन कम रिलीज होता है, नाइट टाइम में ज्यादा होता है। एज वेल एज सीजन, सीजन की मीनिंग है जैसे आपने जैसे 1-2 महीने पहले देखा छोटे दिन थे, रातें बड़ी थी। अब जैसे सीजन चेंज हो रही है, सीजन चेंज, दिन बड़ा है और रातें छोटी है। तो इसमें भी जैसे मेलाटोनिन की सीक्रेशन यकीनन डे लेंथ में या डे टाइम में मेलाटोनिन कम रिलीज ही नहीं होता है, नाइट टाइम में ज्यादा होता है। सीजनल वेरिएशंस होती है, इसकी वजह से भी इस हार्मोन की प्रोडक्शन पे असर होता है। इसी तरह से दी वेरिएशन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स। हमारे बुक में इनकी इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। गोनेट्स की फिजियोलॉजी को ये मेलाटोनिन हार्मोन अफेक्ट करता है। स्पेशली जो अदर बुक्स है वो ये कहते हैं कि एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन को ये स्टॉप करता है, रोकता है, इनहिबिट करता है। कौन? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन गोनेट्स से कहेगा कि आप जो है ना
FSH और LH प्रोड्यूस ना करें। एंड यू नो वेरी वेल FSH और LH का रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है, गोनेट्स जैसे गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वो इन दोनों हार्मोन की अंडर होते हैं काम करते हैं, तो इस वजह से इनकी मैच्योरेशन या रिप्रोडक्शन के हवाले से भी इसका इनडायरेक्ट वे में एक बहुत ही बड़ा किरदार होता है। सिंपली हम कहेंगे कि मेलाटोनिन इज इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल रिदम और बायो रिदम इसमें इन्वॉल्व है। आखिरी एंडोक्राइन ग्लैंड पे हम आएंगे, लास्ट वन, दैट इज गोनेट्स। और गोनेट्स यू नो वेरी वेल, दो किस्म के गोनेट्स होते हैं, मेल गोनेट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिस एंड फीमेल गोनेट्स आर कॉल्ड एज ओवरीज। टेस्टिस का काम होता है, बेसिक काम होता है गैमीट प्रोड्यूस करना, मेल गैमीट प्रोड्यूस करना, स्पर्म। और ओवरीज का जो बेसिक काम जैसे एक होता है एग सेल प्रोड्यूस करना या फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करना। पर इनके हवाले से जैसे ये एंडोक्राइन इन नेचर भी है। एंडोक्राइन इन नेचर का मतलब है कि ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो टेस्टिस सबसे पहले हम आते हैं, जिनको हम कहते हैं मेल गोनेट्स कहते हैं। मेल गोनेट्स आर द टेस्टिस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंड्रोजन है जिसका एक नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिसे मेल हार्मोन कहते हैं। ये मेल हार्मोन भी है बिकॉज इट मेंटेन्स अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेंटेन्स अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। एक होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कोई भी जैसे बेबी उसका बर्थ होता है तो उस वक्त पता चल जाता है कि आइदर बेबी इज मेल और फीमेल जेंडर के साथ बेबी का बर्थ हुआ है। तो उस एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनसे पता चलता है कि आइदर मेल और फीमेल। पर कुछ ऐसी फीचर्स होती है जो मीन्स तकरीबन जैसे 10, 11 या 12 सालों के बाद बच्चों में आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होते हैं। जैसे अगर एक बॉय है उसके अंदर जैसे 8 या 9 क्लास में जब बच्चा आता है तो आपने देखा होगा उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी चेंजेस आने का अमल शुरू होता है। बियर्ड है, मोस्टेचेस है, मसल्स जरा बल्की हो जाती हैं, वॉइस में भी फर्क आ जाता है, वॉइस में भी फर्क आ जाता है। तो ये सारी ऐसी चेंजेस होंगी, उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जैसे बियर्ड एंड मोस्टेचेस जैसे हमारे बुक में जैसे मेंशन है, बाकी अदरवाइज जैसे इट स्टिमुलेट्स द बोन एंड मसल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, इट इज रिलेटेड टू द टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स बिकॉज इट मेंटेन्स अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। थोड़ी सी एक लिस्ट हम देखेंगे कि कौन से मेल और फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल जो होते हैं, जैसे उसमें हेयर ग्रोथ ऑन द फेस इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड मोस्टेचेस। पहली बात, हेवियर मस्कुलेचर होता है, यानी मसल्स जरा बल्की होंगी, हेवियर होंगी। एडम्स एप्पल जो अपीयर होता है, एडम्स एप्पल नथिंग बट थायराइड ग्लैंड का कार्टिलेज होता है, वो जरा जैसे नेक रीजन के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अक्सर मर्दों के अंदर जैसे ये कार्टिलेज थोड़ा बड़ा होता है, जिसे कहते हैं एडम्स एप्पल होते हैं, कहते हैं। फीमेल में निकला हुआ, बाहर निकला हुआ ऐसा नहीं होता, कार्टिलेज ही है थोड़ी सी उसकी इंक्रीज होती है। द एंगल ऑफ थायराइड कार्टिलेज सराउंडिंग लैरिंक्स इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। इसी तरह से लैरिंक्स बिकम लार्जर और उसमें डीपर वॉइस पैदा होता है। जैसे अभी हमने नोट किया कि बच्चों की एज जब 8, 9th क्लास के जब अंदर आते हैं बच्चे, तो उसकी वॉइस है वो डीपर हो जाता है, अचानक जैसे उसके अंदर चेंज आ जाता है। मोर बॉडी हेयर्स एज कंपेयर टू फीमेल्स, फीमेल की बॉडी में इतने हेयर्स नहीं होते हैं और मेल के अंदर जो बॉडी हेयर्स ज्यादा होते हैं, ये बिकॉज ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। अगर फीमेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, लाइटर मस्कुलेचर है, वहां पे हेवी मस्कुलेचर है, श्रिल एंड हायर पिच्ड वॉइस है, जो औरतों की जो आवाज जो होती है जब खास तौर पे 10, 11, 12 ईयर से स्टार्ट हो जाता है, फर्क पता चल जाता है कि ये मेल का वॉइस है या फीमेल का, तो हायर पिच वॉइस होती है, फीमेल्स की होती है। ब्रोडनिंग ऑफ द हिप्स होती है, फैट की भी डिपोजिशन होती है ऑन द हिप्स होती है, और लेस बॉडी हेयर्स एज कंपेयर टू मेल होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ईस्ट्रोजन हार्मोन का लाइक ये काम होता है, उसमें मेंटेन कराना फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन। इसी वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन को हम कहते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन, बिकॉज इट मेंटेन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। इनको मेंटेन कराना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन कराना फीमेल के अंदर
ईस्ट्रोजन हार्मोन का होगा काम, मेल के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होगा, मेल के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम है। तो इसी वजह से टेस्टोस्टेरोन को हम कहते हैं मेल हार्मोन, वाई बिकॉज इट मेंटेन्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद जैसे ओवरीज सेक्शन पे हम आते हैं, ओवरीज के अंदर यू नो वेरी वेल ओवरीज जैसे 2 हार्मोन से प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक है ईस्ट्रोजन है, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। दोनों को फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं कहेंगे, ओनली एंड ओनली ईस्ट्रोजन को कहेंगे। ठीक है, ईस्ट्रोजन को ऐसे भी लिखा जाता है, ओ ई से भी लिखा जाता है, डायरेक्टली ई से भी लिखा जाता है। ई से जब लिखते हैं तो ये यूएसए की इंग्लिश है उस हवाले से, ओ ई से लिखते हैं ना तो ये यूके का फॉर्मेट होता है, तो उसमें ओ ई ऐसे लिखा जाता है। जैसे ईसोफेगस ई से भी लिखा जाता है, ओ ई से भी लिखा जाता है। तो इस फॉर्मेट, बाकी हार्मोन सेम है, कोई अलग नहीं है, सेम हार्मोन है। ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ओवरीज के अंदर ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे सबसे पहले हम ईस्ट्रोजन हार्मोन की तरफ आते हैं, जिससे हमारे एसटीबी बुक में आप देखेंगे एस्ट्रोड्यूल लिखा हुआ है, एस्ट्रोड्यूल। पर ईस्ट्रोजन हार्मोन ब्रोडर कैटेगरी है, और उसके जो ना 3 टाइप्स होते हैं जनरली। वन ऑफ द टाइप इज ईस्ट्रोड्यूल हार्मोन। ये भी एक्चुअली जैसे ईस्ट्रोजन ही है, जो टोटल जैसे ईस्ट्रोजन के 3 एक फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें वन ऑफ द मेजर जो ईस्ट्रोजन होता है उसका नेम होता है ईस्ट्रोड्यूल हार्मोन। ठीक है ईस्ट्रोजन, कोई अलग नहीं है, क्योंकि 3 ईस्ट्रोजन के टाइप्स होते हैं, वन ऑफ द टाइप इज ईस्ट्रोड्यूल। ठीक है ना, कोई नया हार्मोन नहीं, आप कहेंगे ये कोई नया हार्मोन है, नथिंग, सेम है। तो मेंटेन्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल कौन से हैं? थोड़ी देर पहले हमने जो लिस्ट पढ़ी थी उस, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, इनको मेंटेन कराने का काम ये ईस्ट्रोजन हार्मोन का होता है। इस वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन इन कॉमनली कॉल्ड एज फीमेल सेक्सुअल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। दोनों नहीं, प्रोजेस्टेरोन को नहीं कहेंगे, प्रोजेस्टेरोन को नहीं कहेंगे, ओनली एंड ओनली ईस्ट्रोजन को कहेंगे। इसी तरह से दूसरा जो हार्मोन है उससे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को अगर सिंगल वर्ड में हम इसके फंक्शन नोट करना चाहें तो वो क्या है? इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन कराता है। जैसे यूटेरस इज द प्लेस वेयर प्रेगनेंसी इज मेंटेन, और यूटेरस लाइनिंग को थिक वेस्कुलर और स्पंजी रखने का काम, थिक वेस्कुलर और स्पंजी रखने का काम जो है लाइक ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होता है। और यही जो है एम्ब्रियो को सपोर्ट करता है। अगर यूटेरस की इनर लाइनिंग जो होती है वो थिक वेस्कुलर और स्पंजी होगी तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। आपने जैसे चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा होगा, चैप्टर 4 के अंदर जैसे जो ओव्यूलेशन हो जाती है, जब ओव्यूलेशन हो जाती है, फॉलिकल जैसे रप्चर होगा तो ओव्यूलेशन होगी, तो फॉलिकल जो है येलो मास से भर जाता है, जिसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम देन जो है तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कितने दिनों तक रहता है? यू नो वेरी वेल, जब अगर 14th डे पे जैसे ओव्यूलेशन हुई है तो 28 डे तक ये कार्पस ल्यूटियम रहता है, और तब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो मीन्स ये देन कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। जब कार्पस ल्यूटियम ही डीजनरेट हो जाएगा तो देन प्रोजेस्टेरोन भी नहीं होगा। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हुई है तो देन कार्पस ल्यूटियम मौजूद रहेगा अप टू 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स तक इनिशियल टाइम के अंदर जैसे ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? प्रोजेस्टेरोन, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन कराने में इसका रोल होता है। आगे देन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करेगा? प्लेसेंटा प्रोड्यूस करती रहेगी ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन कर सके। ये भी जैसे एसटीबी बुक के अंदर मौजूद है कि प्लेसेंटा आल्सो प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है ना, तो ये चैप्टर 4 की बातें हैं, आपने पढ़ी होंगी, तो थोड़ा सा इसके साथ इसको हम लिंक करते हैं कि किस तरह से ये हार्मोनल बैलेंस होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज प्राइमरली, इसका बेसिक काम जो होता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, किसमें इन्वॉल्व है? प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द यूटेरस। प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ यूटेरस का मतलब होता है यूटेरस की जो इनर लाइनिंग होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम को जैसे वो थिक वेस्कुलर और स्पंजी रखते हैं। थिक वेस्कुलर और स्पंजी रखने का मकसद होता है कि एम्ब्रियो की सपोर्ट करना। ब्लड वेसल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप होती हैं ताकि पॉसिबल अगर एम्ब्रियो आए तो एम्ब्रियो को जैसे रिसीव करें और देन
प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा। प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द यूटेरस क्यों जरूरी है? विच सपोर्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन कराने में इस प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का रोल होता है। ठीक है, वेरी सिंपल वर्ड्स में प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेन कराने में इसका रोल या किरदार होता है। बाकी जैसे फर्दर इस हवाले से जो पॉइंट्स होंगे हम उनको चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये ही नोट करेंगे, ठीक है। जब टेस्ट आएगी ना, जीटी होगी, तो आप ये ना पूछें कि जीटी के अंदर ये आएगा कि जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है, कितने दिनों में जो फेज है उनमें होगा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि जीटी का सिलेबस अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। और रात को 4-5 और मजीद मैसेजेस आए, जीटी का सिलेबस क्या है, पेज बताएं। मैंने कहा मैं तो आपने आप क्वेश्चन फ्यूचर में बता देंगे हम आपको, ठीक है ना। जीटी का सिलेबस क्या है, 68 क्वेश्चन होंगे और सिर्फ जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, जस्ट 2-3 डेफिनेशन के वर्ड है, उनमें 68 क्वेश्चन उसी में आएंगे, ठीक है। जिसने भी पूछा है आप काइंडली नर्वस कोऑर्डिनेशन है एसटीबी बुक ओपन करें और उसको खोलते जाए। पेज नंबर कौन से जरा स्टूडेंट्स बताएंगे? 64 से 78 पेज है। जिसने भी पूछा है वो 64 से 78 पेज है वो 76 है। चलिए यार लिख लेते हैं, किसी स्टूडेंट ने पूछा 64 से 76 पेज है। 64 के अंदर जो है इथेन नहीं है और 76 पेज पे 2 लाइन्स जो है वो नहीं है, ठीक है ना। अभी तक ये सिलेबस क्लियर नहीं हुआ है। जीटी का सिलेबस क्या है, जीटी का सिलेबस क्या है, पेज बताए, पेज बताए। थोड़ा सा एक डिफरेंस है, जरा जिसको हम कवर कर लेते हैं। जीटी का सिलेबस हो गया तो एक एसटीबी बुक के अंदर टेबुलेटेड चार्ट के अंदर जरा थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। बिकॉज हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन फास्टर रिस्पांस होता है, जो न्यूरॉन के जरिए होता है। जैसे आपको पता है न्यूरॉन के जरिए होता है, वो स्लोअर रिस्पांस। एक साइड की फीचर्स याद कर लेंगे तो काम तकरीबन आप समझ जाएंगे। कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल है और वो प्योरली केमिकल है। ये किसके जरिए? न्यूरॉन के जरिए। वो से अगर विथड्रॉल ऑफ द हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट कर दें तो हमने विथड्रॉ कर दिया ना, उसके बाद ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए हम विथड्रॉल करते रहेंगे। पर हार्मोन के इफेक्ट होते हैं वो लॉन्ग लास्टर होते हैं। जैसे अगर जीएच की ओवर प्रोडक्शन हो, किसी पर्सन का कद बड़ा हो जाए, वो वापस कद छोटा तो नहीं होगा, यानी ये इरिवर्सिबल होते तकरीबन इफेक्ट्स। सीक्रेटरी केमिकल्स आर रिलीज्ड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर होता है न्यूरॉन के एंड पे, एक्सॉन टर्मिनल पे एंड पे रिलीज होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में रिलीज होगा और देर जाके एसिटाइल को, और वो अगर आप देखें डायरेक्टली इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम होता है। इसी तरह से केमिकल मैसेंजर्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे और उनके केमिकल मैसेंजर को हम क्या कहेंगे? हार्मोन्स कहेंगे। थोड़ा सा ये डिफरेंस नोट करेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये भी जीटी में नहीं आएगा, इस जीटी में नहीं आएगा कि जीटी का सिलेबस क्या है। नेक्स्ट जो जीटी होगी उसके अंदर ये हम इसमें सवाल इंक्लूड करेंगे, इस जीटी में नहीं। सी